हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम टेस्ट नंबर 8 देने वाले हैं। ये टेस्ट 8 है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेटली इसमें से 1 एंड 2 क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। और आप लोग सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग एक बार खुद से इसे सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके, और जब मैं आंसर बताऊंगी तो उसे मैच करेंगे और देखेंगे कि आज 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ठीक है, सीपीपी, स्वच्छ पौध कार्यक्रम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। आइए उसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, एम है, वो क्या है कि बागवानी फसलों की पौध सामग्री कीटों बीमारियों से मुक्ति को सुनिश्चित करना। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वच्छ पौध कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है कि जैसे कि बहुत सारे फसल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना। और जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिएगा, बीच में भी आया था कि पत्ता गोभी खाने से क्या होने लगा है कि मतलब उसमें जो कीड़े होते हैं पत्ता गोभी में, वो क्या करते हैं हमारे ब्रेन में, मतलब कीड़े क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं। इस तरह का न्यूज़ एक आया था ना अभी हाल ही में। इसी तरीके से मतलब कि जितने भी पौधे हैं, जितनी भी फसल है, या फिर जितने भी सब्जियां हैं, सबको क्या करना, बीमारियों से मुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया, स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट की, यह केंद्र सरकार की पहल है जिसका क्रियान्वयन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ना, ओके, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि मिनिस्ट्री जो यहाँ पे दी हुई है वो रॉन्ग दी हुई है। और आपको एक और बात बता दूं कि जनरली क्या होता है ना कि स्टेटमेंट्स जब देता है तो मिनिस्ट्री रॉन्ग करने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको मिनिस्ट्री में कंफर्मेशन नहीं है, पता नहीं है, तो मतलब आप उसे गलत मान के चल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, सिर्फ चल सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए ग्रीन ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के विषय में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला स्टेटमेंट है कि जीटीटीपी का जो लक्ष्य है वो डीजल चालित हार्बर टगों को बैटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मेथनॉल एवं ग्रीन हाइड्रोजन चालित टगों जैसे कि शून्य उत्सर्जन विकल्पों से प्रतिस्थापित करना। फिर सेकंड है कि भारतीय प्रमुख बंदरगाहों पर संचालित सभी टगों के 2030 तक ग्रीन टग हो जाने की उम्मीद है। फिर लिखा है कि यह कार्यक्रम मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो लिखा है ना कि भारतीय प्रमुख बंदरगाहों पर संचालित सभी टगों के 2030 तक ग्रीन टग हो जाने की उम्मीद है, तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि 2040 तक भारतीय प्रमुख बंदरगाहों पर चलने वाली सभी टगों के ग्रीन टग में हो जाने की उम्मीद है। कितना? 2040, ठीक है। फिर बाकी जो दिया है कि यह कार्यक्रम मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में हेल्प करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये हमारा रॉन्ग है और ये भी सही है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 2 को एलिमिनेट कर देंगे तो मैंने सिखाया, बिल्कुल सही, सी हो जाएगा ना, सी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मिथेनोट्रॉफ्स के विषय में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि वे बैक्टीरिया का एक विशिष्ट समूह है जो ऐसे वातावरण में पनपते हैं जहां मीथेन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल सही है। फिर लिखा है वे मीथेन को ऑक्सीकृत करके ऑक्सीजन और हमारा जल उत्पन्न करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मीथेन को ऑक्सीकृत करके जो मिथेनोट्रॉफ्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ना कि ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए मेथिलोक्यूमिस ओराइजी एक प्रकार का मिथेनोट्रॉफ है जो प्रकृति में विशेषकर आर्द्र भूमि एवं चावल के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी हमारा सही है, रॉन्ग ओनली ये है, ठीक है। फिर देखिए नीलकुरिंजी फूल के विषय में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है कि यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट घाटी और नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा यही होगा, ओनली 1, क्योंकि इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये रॉन्ग है,
क्योंकि नीलकुरुंजी के जो फूल है उसे लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये फूल तो 12 साल में एक बार खिलता है, जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों की आधिकारिक IUCN रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये संवेदनशील मानदंड की श्रेणी में आता है। ठीक है, किसमें? संवेदनशील मानदंड। तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर देखिए INS अरिघाट के विषय में एक क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। तो सबसे पहली बात है कि INS अरिघाट से पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कि INS अरिहंत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? INS अरिहंत पढ़ा था। ठीक है, INS अरिहंत जो है वो भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, न कि INS अरिघाट। INS अरिघाट है हमारा दूसरी। ठीक है, पहली हमारा क्या है? INS अरिहंत है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है, फिर लिखा है इसमें सतह, वायु और समुद्र से परमाणु हथियार दागने की क्षमता है। तो बिल्कुल सही है, ये तो हमारा सही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में एक बात कही गई है। इसमें लिखा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। देखिए अगर हमको लगता है कि पहला ऑप्शन वाला आंसर जो है सही है, फिर भी हमको क्या करना है, एक बार चारों ऑप्शन को पढ़ना ही है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन जब हम आगे पहुंचते तो हमें पता है कि पहला वाला ऑप्शन कम सही है। ऐसा भी कई बार होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए सेकंड है हमारा कि इसने भारत में क्राउन की संप्रभुता के सिद्धांत को पुनः स्थापित किया है। ठीक है, तो ये तो हमारा 1858 में हुआ था ना, जिसमें कि ब्रिटिश क्राउन का सिद्धांत आया था। ठीक है, फिर है कि इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो ये 1813 में नहीं हुआ था। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बना था वो हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना था। फिर लिखा है इसने भारत में एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया था। तो ये लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत बना था। सॉरी, 1858 नहीं, 1854 होगा ये, 1854। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, 1854 है। ठीक है, इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा ए ही है। फिर देखिए 1833 का चार्टर्ड एक्ट है ना, तो आइए देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये PYQ है आपका UPSC का, 2023 में आया था ये क्वेश्चन। आई होप आपको याद होगा अगर आप अटेम्प्ट देते होंगे या PYQ सॉल्व करते होंगे तो। ठीक है, फिर अगला देखिए लिखा है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और उसे एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित कर दिया। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो ये ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है वो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में नहीं किया गया था। तो अगर हम 3 को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा ये तीनों एलिमिनेट हो जाएगा और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक कहा जाता है हमारे लॉर्ड मैकाले को, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जो कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो हमें पता है कि 1878 में आया था। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट आए, ऐसे पढ़ते हैं। लिखा है फर्स्ट कि इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो भारतीय भाषा के प्रेस द्वारा ब्रिटिश नीतियों के प्रतिकूल सामग्री के प्रकाशन को सीमित करना था। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। फिर लिखा है कि इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजद्रोह संबंधी सामग्री प्रकाशित करने वाले प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने का अधिकार दिया था। तो ये भी हमारा सही है। फिर लिखा है यह अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष को समाप्त करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो पहली बात तो ये लॉर्ड रिपन ने नहीं, लॉर्ड लीटन ने क्या किया था? लॉर्ड लीटन ने प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा और जब 3 रॉन्ग हो जाएगा तो हमारे पास ओनली ए बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय प्रेस एक्ट जो है 1910 मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया था, ठीक है? तो क्या उद्देश्य था इसका? बिल्कुल, एक बार देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट में। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना गलत है, स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को विनियमित करना गलत है, फिर राष्ट्रवादी गतिविधियों से संबंधित प्रकाशनों पर सेंसरशिप लगाना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सुधारक दिए हुए हैं और समाचार पत्र पत्रिका और पुस्तकें दी हुई हैं, ठीक है? देखते हैं, राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने तुहफत उल मुवाहिदीन लिखी थी, बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नहीं, बल्कि सतार्थ प्रकाश किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती ने। मैं यहाँ पे सरस्वती लिख दे रही हूँ, ठीक है? फिर ज्योतिबा राव फूले, इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। इस तरह करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। लिखा है कि वुड्स डिस्पैच 1854 का प्रभाव क्या था? तो वुड्स डिस्पैच 1854 का जो प्रभाव था वो था कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। अब हंटर आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो हंटर आयोग है वो कौन से सन में आया था? तो 1882 में आया था। देखिए इसमें लिखा है कि इसने सिफारिश दी कि प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए और इसे स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए। फिर आयोग ने सिफारिशों के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से महिलाओं के लिए कॉलेजों की स्थापना हुई। फिर सुझाव दिया गया कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निजी भारतीय उद्यमों को प्रोत्साहित करे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहली बात तो जो आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से महिलाओं के लिए कॉलेज की स्थापना हुई, हंटर आयोग में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? क्योंकि देखिए इसमें आवश्यकता को तो स्वीकार किया गया था कि हाँ महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है, लेकिन विशेष रूप से महिला कॉलेज की स्थापना की सिफारिश नहीं की गई थी। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि जो ये मेनली वर्ड दिया है ना कि विशेष रूप से, ये जो हो जाएगा ये बहुत एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम वर्ड है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इस स्टेटमेंट पे मतलब बहुत ज़्यादा वजन पड़ जाता है और वो स्टेटमेंट जनरली क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। मैंने आपको पहले ये चीज़ बताया, ठीक है? तो 2 एलिमिनेट करना है। अगर ये सारे ऑप्शन में 2 एलिमिनेट हो जाता है तो हमारा बचता है ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर लाना क्या हो गया, हमारे लिए ईजी हो गया। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो निर्वाचन के सिद्धांत को सबसे पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हम मतलब ऑप्शंस देख के क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें क्या होता है, एग्जैक्ट याद नहीं होता। बिलीव मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए अगर आप सोचते हैं कि नहीं सिर्फ समझने से एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को कैसे समझ लेंगे कि पहली बार भारत में निर्वाचन के सिद्धांत को कौन से सन में प्रस्तुत किया गया था? इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना कि हाँ भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ऐसा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए आपको मतलब रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, और काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ेगी जो कि एकदम कंठस्थ होते हैं ना, बोलते हैं कि ऑप्शंस देखने से पहले हमें आंसर याद होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। तो इसके लिए क्या है कि आप डेली उसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए बार-बार, तो क्या होगा, ज़्यादा क्लैरिटी से कुछ चीज़ें याद होगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए किस अधिनियम को भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शकाला अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो बताइए किसे जाना जाता है? आई थिंक मुझे लग रहा है ना कि ये रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पे भी श जोड़ दिया है और यहाँ पे भी अधिनियमश जोड़ दिया है, ठीक है? ये रॉन्ग है। मुझे लगता है यहाँ लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा काला अधिनियम के रूप में जाना जाता है? काला। तो ये हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट। हमें पता है कि जो रॉलेट एक्ट था वो बहुत ज़्यादा क्या था, उसे काला अधिनियम क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें बिना किसी बुनियाद के, बिना नागरिकों के अधिकारों पर क्या कर दिया गया था, अंकुश लगा दिया गया था, जबकि कोई साक्ष्य मिले या ना मिले, है ना? तो इसलिए इसे बहुत कुख्यात एक्ट था ये, इसलिए काला अधिनियम बोलते हैं, ठीक है? तो सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश भारत के दौरान भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत में प्रारंभ में भारतीय सिविल सेवा में केवल ब्रिटिश नागरिक ही सम्मिलित होने के पात्र थे। हाँ, पहले ऐसा होता था ना कि
जितने भी भारतीय सिविल सेवा हैं, आईसीएस जिसको लिखा, में केवल ब्रिटिश नागरिक ही सम्मिलित होते थे। तो ये सही है। भारतीयों को क्या था, ये अधिकार नहीं दिया गया था। फिर लिखा है कि वर्ष 1922 तक आईसीएस की प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी, जिसके बाद यह लंदन और दिल्ली दोनों में क्या होने लगी, आयोजित होने लगी थी। बिल्कुल सही है, 1922 तक ऐसा होता था। फिर प्रारंभ में भारतीयों को आईसीएस से बाहर रखा गया था, लेकिन वर्ष 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद भारतीयों को सीमित प्रवेश की अनुमति दी गई थी। गलत है, 1833 के बाद नहीं दिया गया था, बल्कि 1853 के चार्टर्ड एक्ट के बाद दिया गया था। ठीक है, तो हमारा जब थर्ड रॉन्ग हो जा रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। फिर देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ लिखी है कि उपर्युक्त में से समाचार पत्रों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र जैसे कि केसरी और मराठा की शुरुआत की थी, जैसे हमें पता है। ठीक है, तो केसरी और मराठा, इस तरह से क्या हो गई, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि भारतीय राय और हिंद स्वराज। ठीक है, ये जो है, इसकी जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, भारतीय राय देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये हमारा इंडियन ओपिनियन है, ओपिनियन। ठीक है, यही है भारतीय राय और हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी की है। फिर है, किस ब्रिटिश अधिकारी को भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। तो हमें पता है कि स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है वो, उसके लिए हमें लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ठीक है, डी हो जाएगा। फिर देखिए, लिखा है कि भारत में सहायक संधि प्रणाली के संबंध में बहुत सारे, मतलब 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताते हैं कि उसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि सहायक संधि के तहत भारतीय शासक ब्रिटिश हस्तक्षेप के बिना अपनी स्वयं की सशस्त्र सेना क्या कर सकते थे, बनाए रख सकते थे। तो ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भारतीय शासक जो है ब्रिटिश हस्तक्षेप के बिना अपनी जो सशस्त्र सेना है वो बनाए रख सकते थे। तो ये तो बहुत रॉन्ग है। ठीक है, फिर है, लिखा है कि अंग्रेजों ने संबद्ध राज्य के क्षेत्र में एक सैन्य टुकड़ी तैनात की थी, जिसका निर्वहन भारतीय शासक के खर्च पर किया गया। सही है, यह प्रणाली भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार करने के लिए 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी, सहायक संधि प्रणाली। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हमारा हो जा रहा है, 1 को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो बी हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर अब ब्रिटिश भारत में वर्ष 1878 के शस्त्र अधिनियम के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है हमारा कि वर्ष 1878 के शस्त्र अधिनियम के तहत भारतीयों को बिना लाइसेंस के अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर यह अधिनियम लॉर्ड कर्जन द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों के बीच अस्त्र शस्त्र के प्रचलन को कम करने के लिए पेश किया गया था। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये लॉर्ड कर्जन द्वारा इसे पेश नहीं किया गया था, बल्कि लॉर्ड लीटन के द्वारा पेश किया गया था ना, लॉर्ड लीटन। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा सेकंड वाला। और अगर हम ये एलिमिनेट कर देते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा बी आ जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।